डॉक्टर साहब, ये मायावती जी ने जो अभी अनाउंस किया है कि वो 230 सीट पे जीजीपी के साथ गठबंधन में सारी सीटों पे लड़ रहे हैं, तो उसका एक पक्ष तो ये भी हो रहा है कि जैसे उनके ऊपर बहुत आक्षेप लगता था कि वो बीजेपी की बी टीम है। मुझे कहीं कहीं लग रहा है ये फायदा तो इसमें, अगर आप सामने सामने देखिए, क्योंकि अच्छा, मैं दर्शकों को एक बात और बता दूं, वो मैं उसको नहीं बताया था कि पिछले इलेक्शन में सब बसपा जो थी, बसपा ने 237 सीटों पे अपने कैंडिडेट लड़ाए थे अकेले, उसमें से 2 जीती थी मध्य प्रदेश में, और उनको 5% वोट भी मिला था। और जबकि बहुत क्लोज, मध्य प्रदेश का इलेक्शन बहुत क्लोज था, वहां पे 5% वोट बहुत माने रखते हैं। लेकिन डॉक्टर राकेश पाठक, मुझे जो प्रथम दृष्टया मुझे लगता है कि शायद वहां पे मायावती जी बीजेपी का ज्यादा नुकसान करने जा रही हैं बनस्पत कांग्रेस के। एक ओवरऑल पिक्चर मायावती जी के उसमें, और नई बुगाहट क्या हो गई है, एक आपको, आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपके चीफ मिनिस्टर साहब को चौथी लिस्ट पे उनका टिकट आ गया। ये बड़ी बात है भाई कि चौहान का टिकट कम से कम हो गया। और अभी जब आएंगे तो प्रोफेसर राजीव से भी बात करेंगे कि वसुंधरा जी का टिकट कब रिलीज हो रहा है, कब निकल रहा है। डॉक्टर साहब। जी देखिए सर, पहले तो हम माफ कीजिएगा, मायावती जी के राजनीतिक दल और उनके भविष्य की राजनीति पर थोड़ी सी बात करेंगे, फिर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पर आएंगे। बहुजन समाज पार्टी ने आज से पिछले 2 या 3 विधानसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया था। 2018 में जरूर उनको 2 सीटें मिली थी, एक रामबाई मेहर हैं और एक भिंड जिले से, प्रॉपर भिंड सीट से संजीव सिंह कुशवाहा थे। यद्यपि संजीव सिंह कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी से के पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं। उनके पिता डॉक्टर रामलखन सिंह 4 बार बीजेपी से भिंड दतिया संसदीय सीट से सांसद रहे थे, विधायक भी रह चुके थे उनके पिता पहले। संजू को जब बीजेपी से टिकट नहीं मिला, संजीव सिंह संजू कहते हैं हम लोग, तो वे बसपा से आए, चुनाव लड़े, जीते। जब तक कमलनाथ की सरकार रही तो कांग्रेस को जितनी सीटों की जरूरत थी बहुमत के लिए, 114 आई थी, तो उस समर्थन देने वालों में बसपा के ये दोनों विधायक भी थे। बाद में जब कमलनाथ की सरकार गिर गई और 2.5-3 साल से बीजेपी की सरकार चलती रही, तो अभी कुछ महीने पहले इन दो में से एक यानी संजीव सिंह कुशवाहा ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। हो सकता है इस बार उन्हें बीजेपी टिकट भिंड से दे दे। तो कुल मिलाकर एक तो बीएसपी की पृष्ठभूमि यह है कि ग्वालियर, चंबल और विंध्य, इसमें बहुजन समाज पार्टी का एक अपना प्रभुत्व रहा है। हमारे दर्शकों के लिए एक जानकारी दें कि अर्जुन सिंह जैसे कद्दावर नेता को बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सुखलाल कुशवाहा ने लोकसभा चुनाव हराया था, और भारी वोटों से चुनाव हारे थे अर्जुन सिंह। उसके बाद फिर अर्जुन सिंह कोई चुनाव नहीं जीते, बाद में होशंगाबाद से लड़े, वहां भी वे हारे। तो ये 2 बेल्ट ऐसे हैं जहां बीएसपी का प्रभाव रहा है। लेकिन धीरे धीरे बहुजन समाज पार्टी का जो मतदाता है, जो दलित मतदाता है, उसमें से भी खास तौर से मैं एक विशेष वर्ग की बात कर रहा हूं, जाटव जो मतदाता है, वो कांग्रेस की तरफ लौट आया है। 2018 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ग्वालियर, भिंड, मुरैना में दलित हिंसा हुई थी, अगर आपको याद होगा। 2 अक्टूबर को दिन दहाड़े काफी लाठीचार्ज हुआ, फायरिंग हुई, 2-3 लोग मारे भी गए थे। उसके बाद से लोग बीजेपी से नाराज हुए और कांग्रेस की तरफ लौट आए। अब मायावती यानी कि बहन जी अपनी पार्टी को जिस गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ मिलकर 230 सीटों पर लड़ना चाहती हैं, थोड़ी सी उसकी बात करते हैं। एक दादा हीरा सिंह मरकाम थे, जिन्होंने ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की स्थापना की थी। ये गोंडवाना असल में जो गोंड जनजाति है, मध्य प्रदेश में राजशाही के दौर में, अंग्रेजों के दौर में गोंड साम्राज्य रहा है। गोंड यहाँ पे कई राजा हुए हैं। रानी कमलापति भी, जिनके नाम पर स्टेशन जहां भी आप उतरे थे, आपको आश्चर्य हुआ था देखकर, तो रानी कमलापति भी एक गौड़ राजा की ही पत्नी थी। वो गौड़ रियासत थी। दादा हीरा सिंह मरकाम के समय गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का थोड़ा प्रभाव आदिवासी क्षेत्रों में रहा, कुछ विधायक भी रहे। लेकिन अगर हम देखें तो उनका पतन भी धीरे धीरे होता चला गया।
और 2003 में 61 सीटों पर मध्य प्रदेश में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने विधायक विधायक क्षेत्रों में, विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ाया। कुल 5,12,000 वोट मिले थे उस वक्त। दादा हीरा सिंह मरकाम विधायक रहे थे, और लेकिन उसके बाद कोई ऐसा आंकड़ा मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है। एक मनमोहन शाह बट्टी, बाद में ये जीजीपी भी दो हिस्सों में बट गई, दो टुकड़े हो गए, और उसमें से ये मनमोहन शाह बट्टी थे, ये विधायक रहे। और अब इनकी ही बेटी मोनिका बट्टी को अमरवाड़ा, जो छिंदवाड़ा जिले में आता है, कमलनाथ का क्षेत्र है, वहां से विधानसभा टिकट दिया है। एक अतिरिक्त जानकारी जोड़ दूं कि मनमोहन शाह बट्टी और मोनिका बट्टी, ये लोग बीजेपी और संघ के तथाकथित हिंदुत्व के खिलाफ प्रखर झंडावरदारों में से रहे हैं। इन्होंने रामायण की, रामचरितमानस की प्रतियां जलाई थी। ये हिंदुओं के देवी देवताओं को स्वीकार नहीं करते हैं। इनके खिलाफ एफआईआर बाकायदा थाने में दर्ज है। आप चाहेंगे तो वो खबरें हम आपको भेज देंगे, जो अखबारों में 4-4 कॉलम में छपी थी। उन मनमोहन शाह बट्टी और उनकी सुपुत्री मोनिका बट्टी, जिनके ऊपर मानस को जलाने का आरोप है, थाने में एफआईआर दर्ज है, उन्हें बीजेपी ने टिकट दिया है। अब बीएसपी और ये जो जीजीपी, ये दोनों मिलकर क्या गुल खिलाएंगे, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इन्हें कितने वोट पिछले विधानसभा चुनावों में मिले हैं। इस बीच में एक और घटना हुई है। जयस नाम से एक संगठन आदिवासी क्षेत्रों में उभरा है। डॉक्टर हीरा अलावा नाम के एक सज्जन हैं, जो बाकायदा डॉक्टर हैं, एम्स दिल्ली में डॉक्टरी करते थे, विधिवत एमबीबीएस एमडी, बहुत हाईली क्वालिफाइड सज्जन हैं, युवा हैं। उन्होंने जयस नाम से, जय आदिवासी संगठन नाम से एक संगठन खड़ा किया। उनकी जो पैंच उन्होंने लड़ाए, उन्होंने कांग्रेस के साथ अपना रिश्ता प्रगाढ़ किया, और डॉक्टर हीरा अलावा इस वक्त कांग्रेस के टिकट पर ही चुने हुए विधायक हैं। तो इस जयस ने आदिवासी क्षेत्रों में अपनी एक पैठ बनाई, और वो कांग्रेस समर्थक संगठन माना जाता है। ऐसी स्थिति में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का कोई एक तो झंडावरदार बचा नहीं है मध्य प्रदेश में। कम से कम मुझे अभी याद नहीं है कि कोई ऐसा महत्वपूर्ण नाम जो मैं आपसे साझा कर सकूं। वो और मायावती मिलकर यहां कुछ कर सकते हैं, और फिर भी अगर ये मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो जो आदिवासियों के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें हैं, वहां ये जो वोट हासिल करेंगे, हो सकता है वो कांग्रेस को ही फायदा पहुंचाए, वो बीजेपी को नुकसान पहुंचाने वाला काम हो सकता है। लेकिन देखना होगा इनको इतने प्रत्याशी मिल भी पाते हैं कि नहीं मिल पाते हैं, कहां से लाएंगे। आपके यूपी में भी पार्टी ये चुनाव लड़ चुकी है सर, 2002 में 8 सीटों पर लड़ी थी। इसको कुल मिलाकर 11,500 कुछ वोट मिले थे आपके उत्तर प्रदेश में, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। ये ऐसी जानकारियां एकदम हम लोगों को ध्यान भी नहीं आती कि कोई ऐसी पार्टी है जो यूपी तक जाकर चुनाव लड़ाई है, और मध्य प्रदेश में इसका नाम लेवा भी कोई नहीं। देखना होगा। उमा भारती, बार बार उमा भारती का नाम आ रहा है, मायावती जी अपना वजूद बनाए रखने के लिए, सिर्फ चर्चा में बने रहने के लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ चुनाव लड़के क्या हासिल कर पाती है, 3 दिसंबर को मालूम पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बैठे से बेगार भली जैसा कुछ है। जी, मैं मेरे एक इसमें साथी, उनका एक, मेरे डॉक्टर मोहम्मद फुरकान है, उनका एक प्रश्न आपसे है। एक सवाल है कि मध्य प्रदेश में एक बार जेल से 8 लोग लकड़ी की चाबी से ताला तोड़कर भागे थे, सभी का इनकाउंटर हो गया था, उसकी जांच का क्या हुआ? वो फर्जी इनकाउंटर था या सच? एक पुलिस वाला भी शहीद हुआ था उसमें। कहानी ऐसी थी कि चादर की रस्सी, प्लेट का चाकू, आदि आदि। मैं एक बहुत क्विक रिस्पॉन्स इसमें, क्योंकि उन्होंने चूंकि क्वेरी किया, मुझे भी अजीब सा लग रहा है कि लकड़ी की चाबी से ताला खोल दिया था, मतलब ये सर, ये बहुत बड़ी घटना थी सर, और भोपाल जेल से ये लोग फरार हुए थे। पुलिस की मिली भगत, उसमें हम लोगों को भी बिल्कुल, आज भी मेरा मानना यही है कि भोपाल जैसी जेल के ताले लकड़ी की चाबी से कोई खोलकर, वो भी इतने सारे लोग, वे सिमी से जुड़े हुए लोग थे, जो स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, प्रतिबंधित संगठन है, सफदर नागौरी वगैरह जो बहुत चर्चित नाम रहे हैं, और वे सारे के सारे लोग एनकाउंटर में मारे गए थे। कुल मिलाकर वो बीजेपी की सरकार की एक सोची समझी गई योजना के अंतर्गत माना जाता है।
उनका सवाल बिल्कुल वाजिब है। एनकाउंटर की जांच का आदेश हुआ था, वो एक प्रक्रिया है। कोई भी एनकाउंटर होता है तो पुलिस को उसकी मजिस्ट्रेट जांच बाद में करानी होती है, वो एक औपचारिकता है प्रशासन को। उस जांच की कोई रिपोर्ट हमारे सामने नहीं है, मेरी जानकारी में अभी तक नहीं है कि उस जांच रिपोर्ट का हुआ क्या। लेकिन मुझे आज भी ऐसा लगता है कि वो फर्जी एनकाउंटर था। मध्य प्रदेश में ऐसे फर्जी एनकाउंटर ग्वालियर चंबल में भी होते रहते हैं। डकैतों के एनकाउंटर्स होते हैं, शहरी बदमाशों के होते हैं, जिन्हें पकड़कर एनकाउंटर किया जाना दिखाया जाता है। यद्यपि ये बात सही है, वे जितने लोग थे उन पर बहुत गंभीर आरोप थे, कानून की प्रक्रिया के अंतर्गत उन्हें सजा मिलना चाहिए थी। लेकिन वो जिस तरह का घटनाक्रम बताया गया कि वो लकड़ी की चाबी से जेल जैसे बड़े सुरक्षित परिसर का ताला खोलकर बाहर निकल जाए, ये मुझे भी प्रथम दृष्टया संदिग्ध लगता है। जी आनंद जी। मैं डॉक्टर राकेश आपसे एक चीज जो प्रोफेसर रविकांत ने कहा मायावती जी के लिए, और हम लोग उसको बहुत यूज भी करते हैं डॉक्टर साहब, एक हम लोग टर्म यूज करते हैं कि बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। तो ये जो अगर मुट्ठी कहीं खुल ना जाए, जो जो प्रोफेसर रविकांत कह रहे हैं कि अगर लोग आ गए तो नाव नाव कितने बाल सामने आ जाएंगे। क्योंकि मैं दो चीजें आपसे पूछना है। एक तो समाजवादी पार्टी जो 230 सीटों पे चुनाव लड़ने का दावा कर रही थी मध्य प्रदेश में, उसके कितने अभी तक 230 में क्या 130 कैंडिडेट आ गए, कहां कहां आए? क्योंकि अभी लग रहा है कि शायद इस प्रेशर में कांग्रेस, जो मेरी मेरी सूचना थी, कांग्रेस 4-6 सीट तक कंसिडर कर रही थी, 4 सीट या 6 सीट, लेकिन शायद इनकी डिमांड ज्यादा थी, तो वो मामला बनता हुआ दिख नहीं रहा है। हो सकता है बन जाए, वो मुझे अंतिम वो नहीं मालूम। एक दूसरा एक चीज आपसे और पूछ लेनी थी कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ओपीएस एक बड़ा मुद्दा है। ओपीएस बड़ा मुद्दा जरूर है, क्योंकि दिल्ली में अभी जिस तरह की जितनी बड़ी रैली हुई थी, वहां के लोगों का कहना है कि दिल्ली में इतनी बड़ी रैली हाल फिलहाल नहीं हुई है। लेकिन ओपीएस हिमाचल जैसे प्रदेश में, जहां पे हर घर में कोई ना कोई आदमी नौकरी में रहा है, नौकरी सरकारी नौकरी करता है, वहां तो इसका प्रभाव बहुत है। लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश में ओपीएस मुद्दा है, लेकिन इतना बड़ा नहीं कि उससे चुनाव हारा और जीता जा सके, मतलब हिमाचल में। तो क्या ओपीएस मध्य प्रदेश में चुनाव हारने जिताने की स्थिति तक का मुद्दा बन सकता है? और दूसरा, समाजवादी पार्टी का वहां क्या अभी लेटेस्ट क्या है खबर? जी सर, जी समाजवादी पार्टी ने मुलायम सिंह और अमर सिंह की जोड़ी के समय में, जब उनके साथ राज बब्बर भी थे, उस वक्त समाजवादी पार्टी ने ग्वालियर चंबल में और कुछ और क्षेत्रों में अच्छी सफलता प्राप्त की थी। ग्वालियर चंबल में जहां तक मुझे याद है, शायद 3 या 4 विधायक समाजवादी पार्टी के जीते थे। मैं खुद उस वक्त ग्वालियर में नवभारत का संपादक था और इन सबके साथ दौरे 2004 या कब की, 2004 या 2000? नहीं, 4 नहीं, तीन आठ, तीन होगा। तीन, 4 में 2000, चुनाव में 3। 2003, हाँ जब जी। सुनीलम उसको लीड किए, उसके विधायक दल के नेता बने थे जी डॉक्टर सुनीलम। जी, जी डॉक्टर सुनील जी। हाँ, और मैं तो 7 या खुद इन 8। लोगों के साथ, हाँ, जी अमर जी सिंह और राज बब्बर के साथ हेलीकॉप्टर में भी घूमता था चुनावी दौरे कवर करने के लिए। जी 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 उसके बाद से समाजवादी पार्टी के पास कोई वैसा नेतृत्व करने वाला व्यक्ति नहीं है। डॉक्टर सुनीलम 2 बार विधायक रहे हैं, लेकिन जब तक पार्टी का अपना संगठन नहीं हो, कोई एक व्यक्ति विशेष ऐसी सफलता नहीं दिला सकता जैसे उस वक्त मिल गई। और उस वक्त अमर सिंह भी बहुत सक्रिय थे। ग्वालियर चंबल में तो निरंतर उनका आना जाना था, यद्यपि उनकी राजनीतिक पारी की शुरुआत माधवराव सिंधिया ने कर दी थी। अमर सिंह सबसे पहली बार एआईसीसी के सदस्य, कार्य समिति के सदस्य माधवराव सिंधिया ने बनवाया था अमर सिंह को। उसके बाद से समाजवादी पार्टी लगातार ढलान पर रही। अभी जो रविकांत जी ने कहा, मैं उससे सहमत हूं। रविकांत जी के आने से पहले मैं कह चुका था कि जाटव मतदाता कांग्रेस के साथ लौट चुका है। जो प्रत्याशी जीतते हैं, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी के हो या समाजवादी पार्टी के, वे अपने व्यक्तिगत जनाधार और जाति समीकरण से भी जीतते हैं। आप सोचिए कि मुरैना में बलवीर दंडोतिया एक ब्राह्मण कैंडिडेट हैं, वे बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीत जाते हैं। वे शायद एक बार लोकसभा चुनाव भी लड़े और अच्छे खासे वोट उनको मिले थे, क्योंकि उनकी अपनी व्यक्तिगत जो छवि है, उनका अपना व्यक्तिगत जनाधार है। सवर्णों के वोट भी वे ले जाते हैं और बहुजन समाज पार्टी का अपना जो वोट बैंक है, वो वोट भी उनके पास आ जाता है। लेकिन जैसा कि रविकांत जी भी कह रहे हैं और हम सब जानते हैं कि इस बार का चुनाव जो है, और हमेशा ही मध्य प्रदेश में, न सिर्फ इस बार, यहाँ तो 2 ही दलीय शासन प्रणाली, एक तरह से 2 ही पार्टियां मुकाबले में होती हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। ये सिर्फ 2018 में ऐसा हुआ है, पिछले अनेक वर्षों में, कि जहां कांग्रेस को बहुमत के लिए 2-3 लोगों की जरूरत पड़ी, तब 114 मिली, उसको तो 2 ही की जरूरत थी 230 की विधानसभा में।
इससे पहले कभी न कांग्रेस को न बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलता रहा है। इस बार भी ऐसा लग रहा है कि कांटे का और सीधा मुकाबला है, जिसमें कांग्रेस को बढ़त दिखाई दे रही है। उसमें मायावती या समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ना, आपने संख्या पूछी थी, मुझे नहीं मालूम, सच बताऊं मुझे नहीं मालूम कि अखिलेश यादव की पार्टी के कितने प्रत्याशी अब तक घोषित हो चुके हैं, और हो भी गए होंगे तो उन्हें उतने ही वोट मिलेंगे जिनकी संख्या बताने से अभी आपने मना किया है। कुछ प्रत्याशी ऐसे होंगे जो अपने दम पर वोट ले जाएंगे। तो ऐसी किसी निर्णायक भूमिका में मैं नहीं देखता हूं। मैं रविकांत जी की इस बात से भी सहमत हूं, हर राजनीतिक दल को, हर नेता को यह अधिकार है। हम और आप अपनी तरफ से कयास लगाते रहते हैं, वो फलाने की बी टीम है, सी टीम है। भाई वो हमसे पूछकर राजनीति नहीं करेगी ना, कि टेलीविजन चैनल पर बैठने वाले हम सब बताएं मायावती को कि आप चुनाव मत लड़िए इसलिए कांग्रेस की सरकार बन जाए। हमको क्या लेना देना किसकी सरकार बने। लेकिन कुल मिलाकर वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। जैसे कि सर ने कहा, राजीव सर ने, उन्हें अपने वजूद को जिंदा रखना है। वे जानती हैं कि मध्य प्रदेश में अगर 2-3 सीटें जीत भी ली तो इस बार जो पार्टी आएगी ज्यादा संख्या के साथ, उसे 2-3 की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर बीजेपी भी जीतेगी तो मैं ऐसा मानता हूं स्पष्ट बहुमत मिलेगा। और कांग्रेस अगर जीत रही है तो कांग्रेस तो भारी अंतर के साथ चुनाव जीतने जा रही है। तो ये लड़ाई सिर्फ परिचर्चा में, चर्चा में बने रहने की लड़ाई है मध्य प्रदेश में, खासतौर से बसपा और सपा के लिए। यहाँ उनकी कोई विशेष जमीन नहीं है, ना उन दोनों बड़े नेताओं की कोई मास अपील है यहाँ पर कि मायावती या अखिलेश के नाम पर यहाँ पर कोई बड़ा करिश्मा हो जाए। जी डॉक्टर राकेश पाठक मेरे जानने वालों में शायद अकेले 1-2 व्यक्ति हैं। गांधी जी को लेके कोई एक वक्तव्य मनोज सिन्हा साहब ने ग्वालियर की एक यूनिवर्सिटी में दिया, जो हम सब लोगों को बुरा लगा। हम लोगों को लगा जैसे हम लोग को गाली दी गई है, मतलब माँ बाप की गाली दी गई है, और हम सब लोग तो अपनी तरफ से उस पर कुछ टिप्पणी करते रहे। लेकिन डॉक्टर राकेश पाठक ने उस पर ठोस काम किया, उस पर एक उन्होंने FIR की, कोर्ट में मुकदमा गया है, और अब ये उस मुकदमे को ठीक से परस्यू कर रहे हैं। क्योंकि सब जुडिस है तो बहुत सी चीजें कह नहीं सकते हैं, लेकिन एक जनरल में अपडेट आपसे पूछ लूं, कहां पे पहुंचा है मुकदमा? जी सर, एक संशोधन है, इसे FIR नहीं कहेंगे, ये प्राइवेट कंप्लेंट कहलाती है, इस्तगासा, जो कानून की भाषा में सीधे अदालत में, माने पुलिस के पास न जाके पहले एक लीगल नोटिस मैंने दिया जम्मू कश्मीर के गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को। उन्होंने जब समय सीमा में जवाब नहीं दिया, तब मैं सिविल कोर्ट में पहुंचा, मानहानि का मुकदमा उनके ऊपर दर्ज किया, राष्ट्रपिता के अपमान का। मैंने कहा है तो वो मामला MP MLA स्पेशल कोर्ट, सांसद विधायक विशेष न्यायालय जो गठित किए गए हैं देश भर में है, चुनिंदा जगहों पर होते हैं, वहां पर वो मुकदमा अभी पंजीकृत है। मेरे उसमें बयान पूरे हो चुके हैं, मेरे जो गवाह हैं उनके बयान हो चुके हैं। जो अंतिम बात थी वो ये थी कि कोर्ट ने ये कहा कि जहां ये आयोजन हुआ था, जो आयोजक संस्था है, उससे उनका भाषण, उसकी रिकॉर्डिंग, उसकी CD भारतीय साक्ष्य अधिनियम एविडेंस एक्ट 1965 की धारा B के अंतर्गत उनसे मांगा गया था। तो ITM यूनिवर्सिटी को कोर्ट ने चिट्ठी भेजी कि वो उस रिकॉर्डिंग की सर्टिफाइड कॉपी के साथ, मतलब वो आयोजक संस्था सर्टिफाई करेगी कि हाँ ये आयोजन हमारे यहाँ हुआ था, ये भाषण उन्होंने दिया था। उसकी CD जमा करने की तारीख 7 अक्टूबर थी, जो 2 दिन पहले गुजरी है, और उसमें मुझे नहीं पहुंचना था। मेरे वकीलों के समक्ष ITM यूनिवर्सिटी की ओर से वो अदालत के सामने अदालत को दे दी गई। यद्यपि मैंने स्वयं जब इस्तगासा लगाया था और जब मेरे बयान हुए थे, तब मैंने मनोज सिन्हा के उस भाषण की पूरी रिकॉर्डिंग कोर्ट को सौंपी थी, सारे अखबारों की, वेबसाइटों की कॉपी, उसकी फोटोकॉपी निकालकर, जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल, न्यूज चैनल है, उनकी रिकॉर्डिंग, जिन पर लाइव चल रहा था प्रोग्राम, सब सौंपा था। लेकिन अदालत की एक प्रक्रिया होती है, एविडेंस एक्ट 65 में उन्होंने उनसे मांगी है। अब इसमें 28 अक्टूबर की तारीख लगी है, जिसमें अब बहस होगी, तो मुझे उस समय फिर पहुंचना होगा। उसके बाद देखते हैं कि कोर्ट उन्हें नोटिस भेजती कि नहीं भेजती, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल संविधान से संरक्षित है किसी भी तरह के मुकदमे से। लेकिन मैं वही लड़ाई लड़ रहा हूं कि भले ही संविधान ने उन्हें इम्यूनिटी दी है, लेकिन वे राष्ट्रपिता का अपमान नहीं कर सकते। जी सर।